बहुत ज़्यादा मतलब 5 घंटे से सुनते-सुनते जो है जो कुछ मेरा अपना सोचा विचारा था वो सब खत्म हो गया। आप लोगों को सुनते-सुनते जो मैं सोच विचार पाया हूँ और अभी तक तो मैं आहूजा सर ने जो कुछ बोला था उसके प्रभाव में हूँ, क्योंकि चेखव को मैंने पढ़ना जब मैंने कहानी लिखना शुरू किया, तब मैंने शुरू किया था। तो आहूजा जी ने बताया कि चेखव उनके लिए कहानी लेखन में गुरु हैं। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब उससे बहुत संलग्न होके मैंने सुना और उसका जो प्रभाव है वो अभी तक है मेरे ऊपर। उसके बाद सारी चीज़ें खराब लग रही हैं। जो उन्होंने निर्मल वर्मा के कोट्स बताए, मैक्सिम गोर्की के और तमाम लोगों के चेखव के बारे में, और उनकी बहुत ही नाटकीय ढंग से जो सखालिन की यात्रा बताई बहुत ही अच्छे ढंग से। फिलहाल अभी मैं सुन रहा था आपको, तो हाँ, चेखव की कहानियों में जो ऐन्द्रियता है, मतलब जो रूप, रंग, बनाव, शारीरिक सौष्ठव, इन सब का जो वो डिटेलिंग करते हैं, उस पर किसी ने बात नहीं की। मतलब कोई टॉपिक ऐसा नहीं बना जो है। और मैं जब चेखव को पढ़ रहा था तो मैं अपने दोस्तों से कहता था कि मतलब कई जगहों पर वो, जैसे सर ने कहा, आहूजा सर ने कहा जो है कि किसी का कोटेशन दिया था कि चेखव के यहाँ जो व्यंग है, जो बहुत धीमा है, बहुत आराम से, बहुत प्यार से वो व्यंग करते हैं। लेकिन जब वो रेखा चित्र, जब कैरिकेचर खींचते हैं ना एक आदमी का, जिससे वो चिढ़े होते हैं, जो कैरेक्टर होता है और ब्यूरोक्रेसी के कैरेक्टर होते हैं या कोई भी कैरेक्टर होता है, उसका ऐसा रूप खींचते हैं ना कि उसी में इतना भयानक व्यंग होता है कि वो आदमी वहीं ध्वस्त हो जाता है। वो जो समाज का वो पात्र है वहीं पर वो पूरी तरह से आपके लिए विलेनियस हो जाता है। आप समझ जाते हैं कि हाँ बस ये जो है। अच्छा, शुरुआती उनकी कहानियों में जो एक रैखिकता है, शुरुआती कहानियों में इतना ज्यादा कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है, टेल्स जैसी हैं वो, और कैरिकेचर ही है। मतलब 1885 से लेकर लगभग 3-4 साल तक उन्होंने जो कुछ लिखा, और बहुत ज्यादा लिखा, उस तरह की कहानियां भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि चेखव हर साल 25-30 कहानियां लिखते थे। इससे कम तो किसी साल नहीं लिखते थे। कभी कभी 10-12 कहानियां लिखे हैं किसी किसी साल, नहीं तो ऐसे ही लिखते थे। बहुत तगड़ा स्ट्राइक रेट था। तो एक साल में 300 कहानियां लिखते हैं। 30 नहीं, 100 कहानियां एक साल, जो 73-74 वाला में एक साल में 73-74 में एक साल मुझे मिलता है जिसमें वो कुछ, हाँ सही कह रहे हैं आप, 70 के आसपास मुझे मिलता है। एक कहानी स्ट्राइक होता है। हाँ, तो 70 के आसपास एक एक उसमें मिलता है। तो इस तरह से उनका स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा था। और शुरुआत में वो मतलब इसी तरह से वो कैरिकेचर बनाते थे। बहुत खतरनाक व्यंग होता था, बिल्कुल उसमें कोई जगह नहीं छोड़ते थे उस कैरेक्टर को लेकर। तो ये बात मैं कहना चाहता था। दूसरी चीज, ये जो रूप, इसमें दोनों चीजें हैं। जो वो एक कैरिकेचर खींचते थे, इसमें जहां वो मुग्ध होते थे, किसी स्त्री से मुग्ध होते थे, तो उसका जिस तरह से रूप सौष्ठव खींचते थे, तो मैं अपने दोस्तों से कहता था कि ये तो कालिदास के भी आगे की चीज है। मतलब जिस तरह से वो, मतलब जितना ज्यादा उनके यहाँ है। मैंने मजाक में फेसबुक पर कुछ दिन पहले लिखा था, एंगुलरिटी इन स्लेंडर बॉडी बाय एंटोन चेखव। हर जगह आपको यही मिलेगा। मतलब कमाल का उनका जो है। कुछ उनके अपने, जैसे सब हर लेखक के अपने जार्गन होते हैं, सिलेंडर बॉडी, चूंकि जो एक बॉडी टाइप है उधर रसा में या यूरोप में, हमारे यहाँ का जो बॉडी टाइप है, जिस तरह से एक पुराना सौंदर्य बोध रहा है वो अलग है, उनके यहाँ का सौंदर्य बोध अलग है। एक सिलेंडर बॉडी को जो है वो ज्यादा मतलब अप्रिशिएट करते हैं। उसमें जो बारीक एंगुलरिटी होती है, कटाव होता है, कोणीयता होती है, उसको लेकर चेखव जो है काफी बोलते हैं। लेकिन इसके बावजूद उसमें कहीं वल्गैरिटी नहीं है, कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई इस तरह का ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है कि कोई इस तरह का सौंदर्य देखकर लार बहा रहा हो बैठकर। इस तरह की बात नहीं है। वो, चूंकि उनकी कहानियों में जो नरेटर का कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा होता है। ज्यादातर कहानियों में नरेटर बहुत ज्यादा आता है। तो वो बता रहे होते हैं जहां पे, वहां पे इस तरह से वो रूप रंग को जब मतलब सुंदर ढंग से बता रहे होते हैं तो इस तरह से बताते हैं। जैसे द ब्यूटीज है उनकी एक कहानी। तो ब्यूटीज में जो है, मतलब उसमें एक पात्र है, एक लड़का है, मतलब वो दो जगह पे ऐसे मतलब सुंदर लड़कियों को देखता है। एक तो बिल्कुल, और यात्रा में ही देखता है दोनों बार। और उस समय जो सौंदर्य का वो साक्षात्कार करता है, जिस तरह से वो सौंदर्य को देखता है, और उसके बाद जो वो बोलता है, मैं एक लाइन केवल बता दूं उसका जो है। अच्छा, मैंने लिखा नहीं व्यवस्थित ढंग से, लेकिन कई चीजें पिछले साल हिंदवी के लिए मैंने कॉलम लिखा था, तो उसमें भी इसका मैंने जिक्र किया था। ये चेखव पर था जो है।
तो सारे बच्चे लेट पढ़े हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें इन्होंने कहा है, बिफोर मी stood a beauty and I recognized that at the first glance as I should have recognized lightning। तड़ित जैसा प्रभाव हो रहा है, मतलब ऐसे देखते ही तड़ित जैसा प्रभाव हुआ। उसके बाद ये कहते हैं, वन इज सीइंग करेक्ट फीचर्स दैट एयर, आईज, नोज, माउथ, नेक, बॉजम एंड एवरी मूवमेंट ऑफ द यंग बॉडी ऑल गो टुगेदर इन वन कंप्लीट हार्मोनियस अकॉर्ड। ये सब बताने के बाद कहते हैं, बट लिटिल बाय लिटिल आई फॉरगॉट माई सेल्फ एंड गेव माई सेल्फ अप एंटायरली टू द कॉन्शियसनेस ऑफ ब्यूटी। जो सौंदर्य की वो चेतना है, उसको मैंने खुद को समर्पित कर दिया, उसी में मैं खो गया, मैं अब मैं नहीं रह गया। तो ये चीज जो चेखव के यहाँ आती है, जो है मतलब जिस तरह से बहुत ज्यादा इंद्रियता इनके यहाँ बहुत ज्यादा है, हर कहानी में बिना जो है रूप रंग का वर्णन किए हुए, बिना किसी पात्र, चाहे वो किसी पात्र, कोई जो विलन कैरेक्टर है वो हो, चाहे अच्छा कैरेक्टर हो, इस पर वो बहुत ज्यादा उनका करते रहते हैं वो बीच बीच में। उनकी एक, और इसके साथ हाँ, एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, चेखव की कहानियों का जो सार्वभौमिक मूल्य है। मतलब अब बहुत सारी बुनियादी चीजें हैं, वो तो हमेशा जीवित रहती हैं, मतलब सत्य, ईमानदारी, बराबरी, समता का भाव, ये सब चीजें तो खैर हमेशा रहती हैं। वो हमेशा एक प्रश्न रहता है किसी न किसी लेवल पे, और उसको लेकर चीजें की जाती हैं, कलात्मक स्तर पर भी, सिस्टम के स्तर पर भी, हर जगह। लेकिन रसा में बैठा एक आदमी जो है, मैं एक कहानी का जिक्र आप लोगों के सामने करना चाहूंगा। एक कहानी है द फिश, द फिश, मछली। और ये मछली, मुझे लगता है कि जिस तरह से अनुवाद हुआ होगा अंग्रेजी में, वहां पे ये फिश नहीं फिशिंग रहा होगा, मतलब रशियन में, क्योंकि वो मछली मारने पर है वो कहानी। अब जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे और जिन्होंने मछली मारना देखा होगा कि कैसे मछली मारी जाती है, और वो बहुत योजनाबद्ध तरीके से नहीं, जो मतलब उसमें द फिश में जो है, उसमें एक एस्टेट है, और उस एस्टेट में यानी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का ओनर है, और उसमें एक जानवर चराने वाला आदमी है जो कि उसका ही आदमी है, उसके यहाँ बेगार करता है या उसके यहाँ मजदूरी करता है। दो लोग तालाब में कूद जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। ईल मछली, जो कि सर्प, सांप जैसी होती है, लंबी होती है, उसको पकड़ने के लिए दो लोग कूदते हैं। और उस समय उनके बीच में जो डायलॉग हो रहा होता है, हमारे यहाँ अवधि में उसको बोलचाभर कहते हैं, खूब कचपच 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 करते रहना। गांव में कहा जाता है कि एक छप्पर उठाना, एक मछली मारना, एक आम बीनना, ये सारी चीजें जो हैं, ये बहुत अजीब किस्म की ध्वनियों के बीच ही संपन्न होती हैं। मतलब पूरी बोलचाभर रहती है, कोई क्लैरिटी नहीं रहती है कौन क्या बोल रहा है, और सबको लगता है हर कोई समाधान दे रहा है। अरे उधर दौड़ो, उधर दौड़ो, उधर दौड़ो, ये करो, ये करो, छप्पर उठाएंगे तो उधर धकेलो, उधर धकेलो, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, मतलब पचासों आवाजें। उसी तरह मछली मारने में भी होता है, फिशिंग में। वो चीज, मैं अवध का आदमी हूं, और जिस तरह से मैंने देखा है, मेरे रोए खड़े हो गए पढ़ते हुए कि वो चीज एक रशियन लिख रहा है वहां पे, और सेम वही 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 साउंड कर रही है वो कहानी। उसकी जो टोनैलिटी है, जो टोन उसमें पैदा हो रहा है, सेम वही है। और उसके बाद उसकी प्रामाणिकता इससे और होती है कि एक, अपने यहाँ जो गोरू के चरवाहे होते थे, आमतौर पे तालाब होता था, कहीं ऐसे बहुत दूर तक जो चराई के एरिया होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, तालाब होता था, बगल में जानवर चरा रहे हैं लोग, पता लगा दो लोग मछली मार रहे हैं, जो जानवर चरा रहा है वो भी कपड़ा उपड़ा उतारा, कूद गया जाकर तालाब में। तो ये चीज वहां पर भी आती है, सिर्फ यहाँ उत्तर भारत के गांव में नहीं, उस समय 125 साल पहले वहां भी आती है। वो जानवर चरा रहा होता है, उसको पता लगता है ये लोग क्या कर रहे हैं, दौड़ के आता, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये लोग बताते हैं मछली मार रहे हैं। तो ये, वो थोड़ा सा बुजुर्ग रहता है, वो डांटता है, तुमको क्या अकल है मछली मारने की, मैं बताता हूँ। वो आधा कपड़ा उतारता है, कूद जाता है। तो फिर मालिक आता है, जो उस प्रॉपर्टी का ओनर होता है, वो भी इन सबको डांटते हुए आता है, और जब उसको पता चलता है कि ये सब मछली मार रहे हैं, वो भी कूद जाता है उसमें। अब कहता है मैं मारूंगा, मैं ज्यादा समझदार हूँ, मुझे ज्यादा पता है मछली मारने के बारे में। फाइनली वो मछली हाथ में आती है, वो सब बताते हैं 10 पाउंड की है, 12 पाउंड की है, और वो फिसल जाती है, नहीं आती हाथ में। तो मछली के बारे में दो चीजें कही जाती हैं। एक तो लालच की चीज है, हमारे यहाँ गाँव में कहते हैं मछली लालच की चीज है। पहले की मैं बता रहा हूँ मेरे बचपन में, कि मछली, सड़क के किनारे आप तालाब में मछली मार रहे हैं, चार लोग वहां रुक जाएंगे और इस फिराक में रहेंगे कि थोड़ा सा मुझे भी दे दे, और इस लालच को कोई बुरी बात नहीं मानी जाती थी।
जैसे सड़क पे आम का पेड़ लगा हुआ है, आम गिरा है, कोई उठा ले तो इसके लिए लोग किसी को गाली नहीं देते थे, या जिसका पेड़ होता था कहते थे लालच की चीज है। वही सेम लालच उस पूरे फिशिंग की प्रक्रिया में उस जमींदार में दिखती है। बताओ, वो इतना बड़ा आदमी है, वो आता है फिर भी पूछ जाता है नहीं मैं मारूंगा मछली। ये जो चेखव की अनुभव की प्रामाणिकता है, मतलब एक पूरा सार्वभौम अनुभव, और इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं। उनमें आपको लगेगा कि अगर वो पात्रों का जो, चूंकि उनके नाम इस तरह से होते हैं, वही हमें अटपटे से लगते हैं। बाकी अगर आपको सही अनुवाद मिल जाए तो बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जिसे लगता है कि हमारे गांव की कहानियां। अच्छा, इसलिए ऐसा इसलिए लगता है कि वो रसा जो था, जो अभी सबने बाद के टाइम पे आहूजा सर ने बताया, उसके बाद कुछ और लोगों ने जिक्र किया, वो जो सर्फ्स थे वहां के, ऑलमोस्ट जो है 2/3 रसिया जो है वो किसानों की रसिया थी। तो चेखो भी उसी बैकग्राउंड से थे। वो पूरा जो रूरल और जो मतलब जमींदार जो थे, छोटे छोटे जमींदार, उन सबके बीच की डिटेलिंग थी चेखो की। वैसा ही हम इधर उत्तर भारत में या इस जगह, इन जगहों पर वैसा ही हम सब देख के रूरल परसूट से आए हैं। इसलिए वो अनुभव बहुत बिल्कुल सार्वभौम हो जाता है, यूनिवर्सलिटी है उसमें। दूसरी चीज, मैं रैंडम ही ऐसे बोलूंगा, गूजबेरी कहानी पर किसी ने अभी बात की थी। किसने बात की थी? हाँ, आपने बात की थी। गूजबेरी में आपने कहा था कि वो जो गूजबेरी का जो उसमें वो है, मैं इसलिए इस पर आपके ही हवाले से, लेकिन इस पर इसलिए बात करना चाह रहा हूं क्योंकि वो जिस बदलाव की बात की गई है, चेखो 1860 में पैदा हुए थे। 1861 में वहां सर्फडम खत्म हुआ, जो कि शोषण का एक बड़ा तंत्र था। सर्फडम अलेक्जेंडर टू ने खत्म किया, और चेखो 1804 में मरे, 1805 में वहां क्रांति होती है। यानी हाँ, 1900 सॉरी 1905 में क्रांति होती है, 1904 में मरे। अब ये उनका जो 44 साल का पीरियड था, बहुत टर्माइल, बहुत ट्रांजिशन का पीरियड था। वो पूरा सकालीन उखालीन सर ने सब बताया। तो ये जो गूजबेरी कहानी है, ये असल में लिटिल ट्रायोलॉजी कहा जाता है। 3 कहानियां हैं, अबाउट लव और गूजबेरी, और तीसरी कहानी है ए मैन इन द केस। ये इनके पात्र, अच्छा, इनके यहाँ पात्र भी इस तरह से होते हैं कि 12-15 नाम है, वो लगभग हर कहानियों में आते हैं। तो आप अगर एक साथ बिंज रीडिंग कर रहे हैं तो आप परेशान हो जाएंगे, लगेगा कि हर पात्र हर जगह कूद के पहुंच रहे हैं। तो ये तीनों कहानियां एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो गूजबेरी उसमें दूसरी कहानी है। ए मैन इन द केस के बाद गूजबेरी आती है, सबसे लास्ट में अबाउट लव है। गूजबेरी में जो है, जो पात्र है उसका, जिसके बारे में आपने बताया जो है कि उसकी संवेदना खत्म हो जाती है, तो असल में उसकी संवेदना खत्म नहीं होती है। इसको इस तरह से कहना नहीं ठीक होगा। मतलब वो क्या करता है कि वो पहले क्लर्क रहता है और थोड़े थोड़े पैसे बचाता रहता है। उसका सपना रहता है मुझे एक एस्टेट खरीदना है। मतलब वो देख रहा होता है अपनी तरफ ना कि लोग, सर्वडम खत्म हो गया है, लोग कैसे अमीर बन रहे हैं, लोग कैसे एक एस्टेट खरीदते हैं और फिर जमींदारों जैसी जिंदगी जीने लगते हैं। तो इसके कारण वो थोड़े थोड़े पैसे बचाकर जो है एक एस्टेट खरीदने के लिए जो है वो प्रयास कर रहा होता है, लेकिन पैसा उसके पास ठीक से आता नहीं है। फिर एक बूढ़ी औरत से वो शादी कर लेता है। ये विक्टोरियन शैली की कहानियों और उपन्यासों में ये चीजें बहुत मिलती हैं। बूढ़ी औरत से शादी कर लेना, खजाना मिल जाना, चमत्कार हो जाना, मतलब एक अचानक से कुछ ऐसे जैकपॉट हाथ लग जाना, ऐसी चीजें उधर बहुत मिलती हैं उन चीजों में। तो उससे शादी कर लेता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी कुछ पैसा प्रॉपर्टी उसको मिल जाती है, उससे फिर वो एस्टेट खरीदता है। ये जो कहानी का नरेटर है, इसका वो बड़ा भाई रहता है। जब ये इसके पास जाता है तो उसका सब कुछ बदल चुका होता है। वो कहता है देखो, ये रसभरी खाओ, अपने ही पेड़ की है, क्या टेस्ट है इसका, क्या टेस्ट है। मतलब वो जो ठेले का टेस्ट था वो उसको ठीक नहीं लग रहा था, अब अपने ऑर्चर्ड का टेस्ट है। तो इसलिए जो है उसके बाद वो सारी चीजें इस तरह से कमेंट्री, वो चैरिटी करने लगता है, वो किसानों के बारे में, क्लर्कों के बारे में, छोटे छोटे लोगों के बारे में उस तरह की टिप्पणियां करने लगता है, और सबको वो ओदका बांटने लगता है सर्टन सर्टन टाइम पे। मतलब अब उसको ये दिखाना है भैया हम जमींदार बन चुके हैं। वो उसने खरीदी वो जमींदारी अपने आप, मतलब वो अर्न करके वहां तक पहुंचा, उसका सपना था वहां तक पहुंचना। तो वहां तक पहुंचना जो सपना होता है वो क्यों होता है? क्योंकि वो पहले से ही उसकी संवेदना में ये चीज आ चुकी होती है, हमें ऐसे बनना है। सर उसका ये भी तो होता है ना कि तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो वो बिहेव भी तो ऐसे करता है ना। बिल्कुल, ये जो लहजा बता रहा है, दौलत नहीं है, ये ऑब्जर्वर कह रहा है। ये ऑब्जर्वर कह रहा है। ऑब्जर्वर चूंकि उसका इतिहास जानता है। ऐसा व्यक्ति जो उसका इतिहास ना जानता हो, यहाँ पे ये शेर जो है क्वेश्चनेबल हो जाएगा
कि जो उसका शेर वो उसका इतिहास ना जानता हो, और अगर कोई ऐसा ऑब्जर्वर हो जो उसका इतिहास नहीं जानता है, तो उसको सामान्य लगेगा कि भाई ऐसे ही इस क्लास के लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो ये चीज है, तो उसके संवेदना में ये बात पहले आ चुकी थी, और ये कहानी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उस समय का जो चेंज आ रहा था समाज में, सर्फडम खत्म होने के बाद लोग जिस तरह से एस्टेट खरीद रहे थे, अमीर आदमी जमींदार बन रहे थे, तो चेखो उसको उस कहानी में एड्रेस करते हैं। और कई सारी ऐसी बातें इसमें आई निकल के कि जैसे चेखो के यहाँ मतलब ओपन एंडिंग है। 500 कहानी लिखने वाला कलाकार अगर 500 कहानियां लिखता है, तो कोई भी ऐसा फॉर्म, कोई भी ऐसा तरीका नहीं होगा जिसको ट्राई ना करे। हो सकता है परसेंटेज ज्यादा हो, कम हो, इसलिए केवल उन्होंने ओपन एंडिंग वाली कहानियां लिखी, या उन्होंने प्लॉट नहीं बनाए, या उन्होंने बहुत सीधे सरल कैरेक्टर रखे, ये सारी बातें ठीक नहीं है, मतलब जजमेंटल तरीके से ठीक नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, इस दौर की कहानियां इस प्रकार थी, इस दौर की इस प्रकार थी, क्योंकि वार्ड नंबर 6 का जो कैरेक्टर है, जो इतना संश्लिष्ट है, ठीक है, उसमें ये मैडम वार्ड नंबर 6 पर अभी आप किसने बोला था ज्यादा, आपने कामू का आपने जिक्र किया था। उसमें जो है वो आइडिया ऑफ पेन की बात करते हैं, जो है सखालीन से लौटने के बाद वो कहानी लिखते हैं, तो वो असल में उनका एस्केप होता है कि पेन से परेशान आदमी जो है देखता है कि नहीं, कुछ इतना पेन जो देख के आया है, मतलब निजी तो पेन उसके जीवन में था ही, यात्रा और सारी चीजें, वो इतना सब कुछ देख के आया है, तो उस पेन के लिए उसके पास एस्केप क्या था, आइडिया ऑफ पेन, और वो कहां से लाता है, मार्कस ऑरेलियस को कोट करता है वहां पर। वहां पर वो जो डॉक्टर है एंड्रे रैगन, क्या नाम था वो, हाँ, वो मार्कस ऑरेलियस को कोट करता है। उससे दोबारा जब वो जेल में जाता है, जब जेल में भर्ती, मतलब वार्ड में भर्ती होता है, तो जो इवान दिमित्रिस था उसको जो है बताता है कि, तो पहले से ही वो कहता है कि भाई क्या है पेन, क्या है, आइडिया ऑफ पेन है, मत फील करो, नहीं दर्द होगा, भाई दर्द तभी हो रहा है जब तुम फील कर रहे हो। तो ये वो मार्कस ऑरेलियस से चीज एस्केपिज्म अपने लिए ढूंढा होता है। वो एस्केपिज्म असल में हो सकता, वो एंटोन चेखो का एस्केपिज्म था, क्योंकि वो सब देखे हुए थे। तो लेकिन फिर जब उसके ऊपर वो सारी चीजें पड़ती हैं, तो वहां मार्कस ऑरेलियस जो है ढह जाते हैं। जब खुद के ऊपर पड़ती हैं वो चीजें, जब उस स्थिति में वो जाता है, तो वही है कि इतना संश्लिष्ट है वो मतलब इतने, एक एक कैरेक्टर है जो बहुत फास्ट रीडर है उसमें, ये भी देखने वाली बात है। वो इतना फास्ट रीडर है, वो बहुत पढ़ता, मतलब वो ऐसे पागलों की तरह भकोसता हुआ चला जाता है, नॉर्मली नहीं पढ़ता है। ये डॉक्टर जो है बहुत सुरुचिपूर्ण व्यक्ति है, आराम से शराब पीता है, आराम से पढ़ता है, आराम से रहता है, इसका सब कुछ बहुत आराम से है। शुरू में बड़ा पैशनेट आदमी हुआ करता था, फिर इसने देखा कि भैया दुनिया जो है कुछ बदलने वाली है नहीं, सब कुछ बर्बाद है, सब खत्म है। और ये जो, अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूं, इस कहानी का मतलब एक अंडरटोन, अंडरटोन नहीं, ओवरटोन ही कहा जाए, क्योंकि बहुत स्पष्ट रूप से आया है। एक कहानी इनकी है एन आर्टिस्ट स्टोरी, ठीक है, उसमें उसमें जो है एक कैरेक्टर है लीडिया, और दूसरा जो कैरेक्टर है मॉसियर एन करके कुछ है, जो उसका मतलब जो उसमें नरेटर है, ज्यादा बड़ा नरेटर है, जो मतलब उसमें एक कलाकार के रूप में आता है। दोनों में काफी संवाद होता है, जो है मतलब काफी बहस होती है। वो जो है अ, वो जो है, चूंकि जो लड़की रहती है वो इनके तमाम स्त्री पात्रों में सबसे स्ट्रांग मुझे लगता है पात्र है। कुछ जो स्ट्रांग स्त्री पात्र हैं उनमें, उसमें उसका स्थान आएगा लीडिया का, क्योंकि वो बड़ी मतलब उसके पिता नहीं रहते हैं, दो बहन और उसकी माँ, तीन लोग उनकी गार्जियन रहती है, तो उसका बहुत स्टाउट, बहुत उस तरह की पर्सनालिटी उसकी रहती है, बहुत ही मतलब अ, और सारी जिम्मेदारी देखना और सारी चीजें अपना बिल्कुल जो है घर परिवार प्रॉपर्टी और समाज, सारी चीजें उस तरह से करती है। वो सोशल एक्टिविस्ट रहती है, स्कूल चलवाना, ये सारी चीजें करना उसका सबको रहता है। उस आर्टिस्ट से उसकी बहस होती है बहुत तगड़ी। पहले तो शुरू में कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, फिर वो आर्टिस्ट जो है वो बिल्कुल निहिलिस्टिक, निहिलिज्म का शिकार, बिल्कुल एकदम एक फ्रस्ट्रेशन का आदमी जो है कि नहीं, कुछ नहीं, वर्क के खिलाफ होता है, काम नहीं, कहता है तुम डॉक्टरी की व्यवस्था कर रही हो सबके लिए, कि सबको इलाज मिले, सबको दवा मिले, सबको खाना मिले, फिर इनको खूब इलाज दो, फिर इनको खाना दो, फिर इनसे खूब काम करवाओ। मतलब उसका रहता है कि स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल अपवार्डनेस कब होगी, क्या सबका इलाज कर देने से, सबको घर घर दे देने से और उसके बाद उनसे 12 घंटा काम करवाने से उनकी स्पिरिचुअल अपवार्डनेस होगी? वो कहता है इससे बेहतर है कि भैया 3 घंटा काम करवाओ ना, वो लोग बीमार ही नहीं पड़ेंगे, इतना क्यों काम करवाते हो? कहता है इसीलिए मैं काम नहीं करता हूं। मतलब उसका अपना एक कलाकार का अपना एक अहंकार और उसकी अपनी एक स्टाइल होती है, मैं काम वाम नहीं करता हूं। तो इस तरह से उसका पूरा आता है, उसमें बहुत
बहुत ज्यादा मतलब हार्ड हार्ड बातें कहता है कि ये मैनकाइंड जो है ये बिल्कुल जब तक बिल्कुल एकदम नष्ट, अभी मैंने रखा है या तो मैं बता ही दूं, इतने तगड़े तगड़े उसके स्टेटमेंट होते हैं, हैं? मैं अंग्रेजी में किया हूं, मैं वहां ढूंढ नहीं पाऊंगा। अंडरलाइन। हाँ, ये कहता है कि एंड आई डोंट केयर टू वर्क एंड आई ओंट केयर, आई ओंट वर्क, नथिंग इज एनी यूज, लेट द अर्थ सिंक टू perdition, And see to perdition, mankind will degenerate till no traces of genius remain। तो स्टेपी में जब कैरेक्टराइजेशन होता है, शुरू में जब वो पात्र डालते हैं कहानी में, ठीक है, तभी ये तय हो जाता है कि उसमें एक बच्चा है और यात्रा है। तो जाहिर सी बात है जितनी चीजें होंगी वो बच्चे की आंख से होंगी, डेवलप उसे होना है। कहानी डेवलप होगी तो बच्चे के डेवलपमेंट के साथ डेवलप होगी। तो ये कितनी तय बात है, इसको आप कहते हैं कि प्लॉटिंग नहीं है। तो अभी उज्जवल ने मुझसे पूछा था, उज्जवल ने पूछा था कि निर्मल वर्मा ने कहा कि चेखव ने जो कुछ करके छोड़ दिया जो है वहां तक हिंदी कहानी नहीं पहुंची। तो इन्होंने कहा कि इसका क्या मतलब है, क्या ये, मैंने कहा भैया ये सब एलिगोरिकल चीजें हैं, बड़े लोगों के बड़े स्टेटमेंट हैं और ऐसा कुछ नहीं है। चेखव के यहाँ जो है, चेखव के यहाँ नरेटर्स कंट्रोल बहुत ज्यादा है कहानियों में। हिंदी कहानियां बहुत जगह ऐसी हैं जहां नरेटर टच नहीं करता और इतनी महान कहानियां हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ हुआ है। वो बड़े लोग जब बड़ा स्टेटमेंट देते हैं तो पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो जाता है, उसके फॉर एंड अगेंस्ट चीजें बोली और लिखी जाती हैं, बस यही है। आप उसके आलोक में बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन वो कोई अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। तो चेखव के यहाँ ये, हाँ, द स्टेपी में, हाँ, वहां पर भी एक ऐसी चीज आती है, मैं एकदम स्तब्ध रह गया उसको पढ़कर। वहां पर दोपहर का समय है और गेहूं एकदम लहलहा रहा है, पका हुआ है और धूप पड़ रही है, गर्मी है। बाकी सब सो जाते हैं, वो रेस्ट लेते हैं थोड़ा सा 2-3 घंटे का। वो बच्चा जग रहा होता है, उसे नींद नहीं आ रही होती, वो पहली बार इस तरह की यात्रा पर रहता है, परेशान रहता है। तब तक वो देखता है, हाँ, तो उसके हवाले से वो जो चीजें दिखा रहे हैं चेखव कि किन किन चीजों पर उसकी निगाह जा रही है, उसमें वो कहते हैं कि मजदूर गेहूं काट रहे हैं दरांती लेकर। उस दरांती से गेहूं काटने में उन्होंने प्रयोग किया है जी की आवाज आ रही है, ये उन्होंने, चेखव ने लिखा है इस आवाज को। और आप सोचिए जो है कि इसको छोड़ भी देते तो क्या फर्क पड़ जाता है इस कहानी पर, लेकिन ऑथेंटिक चेखव, वो ऑथेंटिसिटी को कभी सरपास कर ही नहीं सकते। वो ऑथेंटिक चेखव है। गेहूं अगर आप काट रहे हैं, ऊपर धूप चिलचिला रही, आप कल्पना कीजिए अपने यहाँ जब मजदूर, पहले, अब तो मशीनें आ गई हैं, गेहूं काटते थे, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने दराती लेकर मजदूर ऐसे काट रहे हैं और जो छिर छिर की आवाज आती है, वो चेखव ने लिखा उस आवाज को। फिर चेखव कहते हैं वो जो धूप गिर रही है, वो जो चिलचिलाती गर्मी है, धूप गिर रही है, वो दराती पर गिरकर उससे वो दराती लपलपा कर चमक रही है उस धूप में। ये रिफ्लेक्शन देखिए आप उस गर्मी का, उस गर्मी को और वो कहां रिफ्लेक्ट कराते, ज्यादा से ज्यादा लोगों के शरीर में, चेहरे पर, आंख में, यहां सब रिफ्लेक्ट करा देते, लेकिन वो उस हाथ में ली हुई दराती पर उस धूप को रिफ्लेक्ट करा रहे हैं। मतलब वो पूरा गर्मी वहां आके बैठ गई उसमें, उस एक दराती में। दूसरा, वहीं पर जस्ट उसके बाद एक जिक्र आता है कि वो पहाड़ियां हैं, वहां से पतली पानी की धार आ रही होती है, पतली पानी की धार आ रही है और पार्च्ड सॉइल, सूखी मिट्टी है, और वो सनबीम बहुत ही बर्निंग या जो भी कह लीजिए आप, स्कॉर्चिंग सनबीम है। मतलब कह रहे हैं कि जो पानी की पतली धार आ रही है, चूंकि इतनी तगड़ी गर्मी है, धूप है, कि वो सूरज की किरणें वो सूखी मिट्टी उस पानी की पतली धार को मानो जो है लालची निगाहों से पी जाना चाह रही है। अब कल्पना कीजिए, आप स्कूल से आते टाइम बहुत बार दोपहरी में ऐसे पड़े होंगे जहां मतलब सड़क से आ रहे हैं, या बहुत लोग क्रिकेट खेलते थे धूप में, उस समय अगर कहीं पानी की एक रेख भी दिख जाती थी ना, तो जो लालच, ऐसा लगता था कोई जादू है, पानी नहीं है। वो जादू चेखव पैदा करते हैं, क्योंकि वो, जाहिर सी बात है, उन्होंने इस तरह से उसको महसूस किया होगा। तो मैं केवल रीडिंग पर अभी तक बात कर रहा था, और इससे ज्यादा मेरी खुद की गति नहीं है। तो अगर आप लोग कहें तो मैं और भी बोल सकता हूं, नहीं तो बहुत टाइम भी हो गया है। नहीं, टाइम बहुत हो गया है, क्यों भैया? अरे मैम, थोड़ा सा तो बच्चे, द किस एक कहानी है, द किस एक कहानी है इनकी।
कहानी है। उसमें एक बड़ा ऐसे दुबला पतला और बिल्कुल मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से जो है, समाज में स्वीकार्यता की दृष्टिकोण से अनडिजायरेबल टाइप का लड़का था, आदमी था, फौजी था, और एक कर्नल के यहाँ जो है वो उनकी दावत में था जो है, उसको जीवन में कभी किसी स्त्री का कोई स्पर्श नहीं मिला होता है। और वो लोग जो आपस में गॉसिप करते हैं उसमें और भी राउडी टाइप के पात्र होते हैं जो कि बताते हैं कि मतलब मुझे तो तुम कहीं भी पहुंचा दो, मैं वहां स्त्री प्राप्त कर लूंगा। इस तरह के सब भौकाल मारने वाले लोग रहते हैं। वो बेचारा बड़ा परेशान रहता है इन सबको देख देख के जो है, इन सबसे सुन सुन के। वहां पर उसके साथ होता क्या है कि चूंकि वो जैसा पूरा सिनेरियो खींचते हैं, अंधेरे में पता नहीं कहाँ वो मतलब लाइट कट जाती है, पूरा अंधेरा हो जाता है। उस दौरान जो है कोई स्त्री जो है उसको वो एक कमरे में अपने प्रेमी को बुलाई होती है, उसका इंतजार कर रही होती है। ये गलती से वहां चला जाता है अंधेरे में, वो इसका किस कर लेती है, तब तक लाइट आ जाती है, वो भाग जाती है, उसको पता चल जाता है कोई दूसरा है। ये उस एक किस के पीछे पूरी कहानी भर परेशान रहता है। हालांकि चेखोव ने बहुत ज्यादा डिटेल कर दिया है इस कहानी को, और पता नहीं क्यों इतना डिटेल कर दिया है, क्योंकि लास्ट में कुछ निकालते नहीं। कहीं कहीं उनके यहाँ ये भी है, जैसे कुछ लोग तो कहते हैं पहले वो ज्यादा शब्दों पर ज्यादा पैसा मिलता था इसलिए लिखते थे लोग बड़ा बड़ा, तो मैं भी इसलिए किए हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल कर दिए हैं चेखोव अनायास। वो पूरा फौज की पूरा सब बताने लगे, फिर लास्ट में वही लेकर आते हैं कि उसको पता चलता है लास्ट में कि कर्नल के यहाँ फिर एक दावत होने वाली है, क्या पता। अब जबकि ये जान नहीं रहा है कि कौन स्त्री है, इसको कुछ नहीं पता है, फिर भी ये कई लोगों को उस अनुभव के बारे में बता रहा है। वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा ना वो है कौन जिसने ऐसा किया कि मेरे मतलब गाल पे किस किया, और वो बहुत परेशान है पूरे कहानी भर में। लास्ट में जो है, हालांकि चेखोव की खासियत ये है कि कहीं भी उनके यहाँ जब वो इस तरह की उलझने लेकर आते हैं, उनके यहाँ प्रेम में बर्बादियां बहुत हैं। लोग कहते हैं कि उनके जीवन की बर्बादियों से आया है, जीवन में प्रेम की बर्बादी से, लेकिन उसके बावजूद जो है सब्लिमेशन बहुत ज्यादा है, बहुत उदात्त कर देते हैं लास्ट में नायक को ये पता चल जाता है कि जीवन में सब कुछ ये बेकार है, सारी चीजें बेकार हैं। ये जो छोटी छोटी हमारी इच्छाएं हैं, कई बार हम जाना चाहते हैं, हाँ हमको वहां पर मिलेगी, या लड़की सोचेगी हो सकता है हमें वहां वो मिले। फाइनली वो नायक ये समझ जाता है, कर्नल के यहाँ दावत रहती है, सोचता है जाऊंगा, लेकिन अब उसकी परेशानी आप देखिए, वो सोच रहा है क्या पता वो वहां मिले, लेकिन कौन मिले जब वो जानता ही नहीं है कि किसने काम किया था, तो मिले कौन। और इस लास्ट में वो जाता ही नहीं है, बस यही है कहानी। बार्बर वाली कहानी पर भी जो बार्बर बाल काटता अरे वो तो बहुत मजेदार कहानी है। लेकिन आपने कंक्लूड हो गया कि यही बस? हाँ ये कंक्लूड हो गया जो, इसके बाद वो जाता नहीं है, लास्ट में एक स्टेटमेंट देता है कि ये सब कुछ चीजें उनके यहाँ नायकों में ये बहुत आता है कि सब कुछ बेकार है, सब फिजूल है, मतलब एक ज्ञानात्मक अवस्था में पहुंच जाते हैं और निराशा के क्षण में। लेकिन ये कहानी वैसे मेरे से छूट गई, मैंने पढ़ी नहीं। ये सिर्फ इतना नहीं कह रही होगी कि वो गया नहीं, ये इतना भी कह रही होगी कि जो किस मिलते हैं वो कौन सा बड़ा जानते हैं, कौन करते हैं। नहीं ये चीज नहीं आई थी, मतलब हाँ मैं ये कर सकते थे वो, नहीं, ये ध्वनि उनमें रहती ही है ना, क्योंकि मतलब आप स्पेसिफिक पर्सन तो कभी बनते ही नहीं हो ना, कि क्या पहचानते नहीं हो दूसरे को। तो जितनी भी शादी वगैरह उनके यहाँ है वो बस जस्ट एक पात्र है समाज का जिसके थ्रू परंपरा रह रही। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ओवरऑल जिनको किस मिलते हैं उसको बड़ा करता है किसने करता ये सही बात आप कह रही हैं। ये लेकिन वो कहानी में नहीं आता। नहीं वो है पार्ट है पार्ट है, वो पार्ट बहुत पार्ट बिल्कुल अलग पार्ट है वो। एक स्त्रीवादी बिल्कुल। स्त्रीवादी नहीं है, ये तो बहुत वैसा पार्ट है। एक मनुष्य का जी आप आगे बढ़े। ये मतलब लास्ट में यही कहता है, एंड द होल वर्ल्ड द होल ऑफ लाइफ सीम टू राइजोविच एन अनइंटेलिजिबल एमलेस जस्ट, केवल एक लक्ष्यविहीन हाँ यही बेवकूफी है, भरा एक, क्योंकि इनकी सेम टू सेम ध्वनियाँ कई प्रेम और विवाह में सेम है। विडंबना वाली पार्ट हाँ विडम्बना इनके यहाँ इस तरह की चीजों में आती है, और ये बहुत ज्यादा वो जिसका बता रहे हैं हाँ बार शुरुआत की कहानी है उनकी। तो वो ले लीजिए, इनका वाली कहानी का बता दीजिए। हाँ और किसी का प्रश्न हो तो बताएं। ये पहले आई थी थोड़ी सी। हाँ ये कहानी जो है वो नाई की कहानी है, एक बार उसका नाम है, और शुरुआती कहानियों में से उनके हैं। और उसमें एक बूढ़ा है, और वो बूढ़ा जो है वो सिंपली मतलब एक बूढ़ा है, एक नाई का लड़का है, उसका पिता जो है मर गया है, और वो भी साल 2 साल से ये काम कर रहा है, बाल काट रहा है। उस बूढ़े को जो है वो बहुत दिन से उसके जो रिश्ते थे वो बहुत ही फैमिली रिलेशन थे, लेकिन वो बूढ़ा बहुत दिन से दिखाई नहीं देता है। फिर वो 1 महीने बाद आता है,
ये पूछता है कहाँ थे इतने दिन, तो बताता है कि बीमार था। इसको जो है डॉक्टर ने कहा कि अब ये थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। डॉक्टर ने कहा एक काम करो, अपने बाल वाल कटवा लो। तो उसने कहा तुमसे बेहतर आदमी कौन मिलता जो है, तुम तो फ्री में काट देते हो मेरा। तो ये कहता है हाँ काट दूंगा मैं। तो बाल काट रहा होता है उसी टाइम, फिर पूछता है और आंटी कैसी है, तो बताते हैं भाई ठीक ठाक है सब। फिर वो जो बूढ़ा था उसकी जो बेटी थी उससे असल में इसका अफेयर था, प्रेम था। और आंटी भी ये बात जानती थी, आंटी ने भी उसको अश्योर किया था कि तुम्हारी शादी होगी, इसीलिए इसका ये फ्री में बाल काट रहा होता है। तो, तो ये जो है उसका बाल पूछा और वो कैसी है, नाम भूल रहा हूं मैं। तो कहता है अरे ठीक है, उसकी तो शादी मैंने तय कर दी। तो ये कहता है कि कहाँ शादी तय कर दी। तो बताता है कि एक ज्यादा डिजर्विंग आदमी था जो है, ज्यादा पैसे वाला था, उसके साथ हमने उसकी शादी तय कर दी। तो ये बहुत परेशान होता है, खूब कोसता उछता है, कहता है मैं तो बहुत पहले बताया था, और मतलब हमारे तुम्हारे फैमिली रिश्ते थे, और मैंने तो आंटी को पहले ही बताया था, और कैसे कर सकते हो, ये सब दुनिया भर का वो करता है। उसके बाद कहता है मैं तुम्हारा बाल नहीं काटूंगा, अब जाओ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये कहता है अरे यार बाल तो काट दो, मतलब ये सब देखो, तुम अभी यंग हो, तुम्हें दूसरी औरत मिल जाएगी, क्यों परेशान हो इतना। तो कहता है नहीं नहीं अब नहीं काट पाऊंगा। तो ये कहता है अच्छा ठीक है, मैं अभी जा रहा हूं। अब यहाँ पे चेखव जो है, मतलब वो कुछ नहीं, इस कहानी में कुछ ऐसा नहीं है, मतलब एक किस्सा सा है कि कोई ऐसे किस्सा बता दे। लेकिन वो इस तरह के जो पात्र होते हैं, इनको जो उठा के लाते हैं जो है शुरुआत में, जो कैरिकेचर बनाते हैं, वो कहता है कि नहीं अच्छा ठीक है चलो मैं कल आके कटवा लूंगा फिर तुमसे। उस आदमी को उसकी फीलिंग की कोई परवाह नहीं है, वो क्यों नहीं काट रहा है, वो गुस्से में है, या अब उससे संबंध रखना कितना सहज होगा, इन सब की उसे परवाह नहीं है। उसको बस ये है कि फिर मेरा काटता है, कल सुबह आऊंगा फिर काट देगा। कल सुबह वही आधा बाल कटवाए हुए, आधा उसका काट देता है, एकदम बारीक बैठा देता है, आधा बाल कटवाए हुए सुबह फिर पहुंचता है। तो वो जो है कहता है, जैसे ही पहुंचता है कहता है आज तो काट सकते हो, तो हाथ बढ़ाता है, कहता है पैसा दो। कहता है अरे तुम तो पैसा नहीं लेते थे मुझसे। तो कहा हाँ तब तक तुम्हारी लड़की से मेरी शादी तय थी। तो ये आदमी क्या करता है कि पैसा नहीं देता है, और ये सोचता है कि एक आध महीने में बगल वाले भी बाल आ ही जाएंगे, अब आधे के लिए क्या पूरा पैसा मैं पे करूं। तो वो फिर लौट जाता है। मतलब जो शुरुआत में उनके यहाँ जिस तरह से सटायर और मतलब वो हास्य वाली चीजें आती हैं, कैरिकेचर जिस तरह से खींचते हैं, उस पर ये थी छोटी सी कहानी। बाकी आप लोग कुछ अगर जो इनोसेंसी की बात कर रहे थे कि वो जो बात है उसको पता नहीं किसने किस किया, तो वो चीज को क्या जानबूझ के निर्दोष उसे पता नहीं है, या निर्दोष नहीं है, वो लाइट नहीं है। वो असल में एक आयरनी उस तरह से दिखा रहे हैं चेखव। जैसे देखिए एक बात आई थी जो गवर्नमेंट कलर की डेथ में, उससे आप समझिए लास्ट में उसे मरवा देते हैं। एक किसी ने पूछा था, आपने पूछा था, ये भाई साहब कहा, इन्होंने किसी ने पूछा था बहुत भोला प्रश्न है तुम्हारा। इतने से शौक के कारण क्यों कोई मर गया, ये सवाल आपने पूछा था ना। तो फिर आपने पूछा था ये मतलब सायास तरीके से वो कर रहे हैं या बहुत नेचुरल तरीके से हो रहा है, ऐसा कुछ आपने पूछा था। ये सायास कर रहे हैं, राइटर्स ऐसा करते हैं कई बार बहुत एक्सट्रीम एक बहुत घटना वो घटित करवा देते हैं। आपको लगता तो है, जब आप उसके टूल किट लेकर बैठेंगे तो लगता तो है कि ये नेचुरल नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको डिनाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका कैरिकेचर पहले ऐसा बन चुका है। जैसे प्रसाद के नाटकों में हाँ, इस तरह की चीजें हो करते हैं लेखक, कि उसका कैरिकेचर पहले ऐसा बना चुके हैं जो है कि आप डिनाई नहीं कर पाते हैं, जबकि ये हर कोई जान रहा है भैया इतनी सी बात से कोई मर क्यों जाएगा जाकर सोफे पे लेट कर। इसी तरह जब नकाब पड़ते हुए मुझे ये लगा कि वो जो कर रहा है पेटीकोट, वो जानबूझ कर रहा है, वो जानबूझ कर नकाब पहन के आया है कि मैं तुम्हारे सारे पखंड को ध्वस्त कर दूंगा। हालांकि कोई कहानी में कहीं भी ऐसा नहीं आता है कि वो कह रहा हो, लेकिन दो जगह पर संकेत छूटते हैं। एक तो वो नौकर से मना कर देता है कि तुम मनाना नहीं, मैं कौन हूँ, और दूसरी बार जब वो बार से पीकर बाहर निकलता है तो वो बहुत संतत मुद्रा में सिर झुकाए हुए बैठ जाता है। तो दो जगह ये अंडरटोन में दिखता है कि वो जानबूझ कर ऐसा कर रहा है। तो क्या बोलती ये व्याख्या है? नहीं, आपका पाठ है, अब इसमें मैं क्या व्याख्या करूंगा। कर सकता है, जानबूझकर भी कर सकता है, अगर उसके संकेत मौजूद है वहां पर तो जानबूझकर भी ऐसा कर सकता है, लेखक उससे करवा सकता है कि हाँ वो जानबूझ के वो पात्र ऐसा कर रहा है। आपने एक बात कही थी कि एंग्युलरिटी इन द सेंट्रल बॉडी। हाँ, फिर आपने कहा था कि जो सौंदर्य चेतना में खो गए, हाँ, ये दोनों एक साथ नहीं आई थी, वो अलग अलग मतलब अलग अलग टेस्ट की थी। हाँ, हम लोग का लगभग 6 घंटा होने वाला है, तो अब इसमें भैया एक
थोड़ा सा इन लोग को गाइड करिए कि हालांकि सारा चीज बताए कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, लेकिन ये जो निर्णय बना के हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं या किसी इलियट का टार्च लेके या फिर किसी और का टार्च लेके ना जाए, अपनी 2 आंखें लेके जाए, तो ये बड़ी अच्छी बात रहेगी। अरे वो मैडम जो वार्ड नंबर 6 जिन्होंने बताया था, तो बार बार वो कामों पर गई। आपको तो सबसे पहले ऑरेलियस पर ध्यान देना चाहिए था ना, जो उसमें कोट हुआ है। पुष्किन पर ध्यान देना चाहिए था, जो उसमें कोट हुआ है। तो और मैं एक चीज और कह दूं, जो है मतलब बुरा मत मानिएगा प्लीज, जो है चैट जीपीटी बहुत बड़ा प्रेत है, और मतलब ये कोई आरोप नहीं है किसी पर, लेकिन हम सब उसको यूज करते हैं। लेकिन प्लीज अगर आपको अपना आप इवाल्व होना चाहते हैं तो आप इवाल्व होइए। वो एक इवाल्व चीज है, वो आपको इवाल्व नहीं कर सकती है। वो आपको कुछ कीवर्ड्स बता देगी ऐसे, लेकिन वो सबके मैच करने लगेंगे। तो ऐसे पुलिस वाले के चेहरे एक जैसे लगेंगे। हाँ, तो मत टेक्स्ट, सबसे पहले टेक्स्ट के पास जाइए, टेक्स्ट को टेक्स्ट की तरह पढ़िए बिल्कुल, उसके बाद सारी चीजें आती हैं।